नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये हो क्या रहा है। अभी 2 दिन पहले देश के उपराष्ट्रपति को एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलता कर दिया और ये इतना शॉकिंग था कि बहुतों की समझ में तो आया ही नहीं। शुरू में ये जरूर लगा कि ये अनयूजुअल है। जो दिखाई दे रहा है, जो कारण बताया जा रहा है, वो तो कम से कम गले से नीचे उतरने वाला नहीं है। और हम और आप कई बार देख चुके हैं कि जो सत्ता पक्ष है, यानी केंद्र सरकार भी और भारतीय जनता पार्टी भी और उसका आईटी सेल भी, वो जरा निद्रा से देर से जागता है, तब तक कुछ डैमेज हो चुका होता है। जो उनके विरोधी हैं वो कई तरह के नरेशन जो है वो नैरेटिव बना चुके होते हैं। तब जाकर के चीज़ें सामने आती हैं कि एक्चुअल में माजरा क्या था और ये स्टेप क्यों लेना पड़ा। उनको क्यों कहना पड़ा कि भई आप अब रिज़ाइन करिए और जाइए। अब लोगों की समझ में आ गया है, लेकिन कुछ डैमेज तो हुआ है। अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में ये सूचनाएँ मिल ही रही थी कि वो अपना सामान पैक करवा रहे हैं और जो उनको एक सरकारी प्रोटोकॉल के तहत आवास दिया जाता है, उसमें शिफ्टिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। आज एक और बहुत बड़ी खबर आ गई और मैं ये मानता हूं कि ये अ, अब तक की जितनी ईडी की रेड रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली रेड है। अभी तक तो इन्हीं चीज़ों के लिए मोदी जी बदनाम थे, या उनकी सरकार, या उनका वित्त मंत्रालय, या होम मिनिस्ट्री, कि वो अपने विरोधियों के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दूसरी एजेंसियों का मिसयूज करते हैं। पर ये जो छापा पड़ा है, ये तो अनिल अंबानी के 35 ठिकानों पर पड़ा है। और अनिल अंबानी कौन? ये तो सबको पता है कि मुकेश अंबानी के भाई हैं और धीरू भाई अंबानी के दो ही बेटे, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। एक दौर में दोनों की गाड़ियां ठीक चल रही थी। बाद में अनिल अंबानी बेपटरी हो गए और बेपटरी भी ऐसे हुए कि फिर ट्रैक पर लौट ही नहीं पा रहे हैं। 2019 में जब राफेल को लेकर के राहुल गांधी ने प्रपंच किया था, तो उस समय आपको उनका एक बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने अपने मित्र अनिल अंबानी की जेब में एयरफोर्स का 30,000 करोड़ रुपया डाल दिया है। कभी इसको साबित तो कर नहीं पाए। और ये जो ईडी की रेड पड़ रही हैं 35 ठिकानों पर अनिल अंबानी के, ये क्या है मामला? ये मामला है यस बैंक से लिया हुआ 3,000 करोड़ का लोन। अब यस बैंक जब नाम आता है तो फिर से कान खड़े होते हैं। ये राणा कपूर वाला बैंक है। कौन राणा कपूर? जिसके तार एक जमाने में गांधी नेहरू परिवार से जुड़े हुए थे। एक एमएफ हुसैन की पेंटिंग थी जो गांधी परिवार को भेंट की गई थी। गांधी परिवार ने उसको राणा कपूर को जबरन धमकी दिलवा करके 2 करोड़ में बेची थी। और राणा कपूर के यस बैंक से ही अनिल अंबानी ने 3,000 करोड़ लेकर के वो एक तरीके से खुर्द बुर्द कर दिए। नियम विरुद्ध जाकर के कुछ पुराने लोन चुकता करने में, कुछ दूसरी चीजें करने में, कुछ बंदरबाट में, वो सब 3,000 करोड़ रुपया उन्होंने इस तरीके से ठिकाने लगाया जो नियम विरुद्ध है। अब ईडी का उन पर शिकंजा कस गया है। तो अब राहुल गांधी क्या कहेंगे कि मोदी ने अपने मित्र के यहाँ ईडी भिजवा करके उनके ठिकानों पर छापे डलवा दिए? नहीं, कुछ कहने के लिए बचा है क्या उनके लिए?
तो मोदी जी ये क्या संदेश दे रहे हैं, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित, परिचय देने की जरूरत नहीं है, बाबा रामदास जी। उन्हीं को जोड़ करके जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाबा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, हो क्या रहा है, थोड़ा सा बताइए तो। मोदी जी संदेश क्या दे रहे हैं? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, और अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो फिर वही होगा जो ईडी कर रही है आज। ओमकार सर, सभी दर्शकों को प्रणाम, राम राम। मुझे याद है जब 2014 में चुनाव जीतने के बाद मोदी जी ने शपथ ली और जब दिल्ली आए गुजरात से, तो उनके साथ उनके कुछ विश्वसनीय, विश्वास पात्र ऑफिसर्स की एक टीम आई थी और उनका कुछ पर्सनल स्टाफ, जो उनका पर्सनल रसोईया, सेवक, उस टाइप का स्टाफ। तो एक बहुत प्रोमिनेंट उनके टीम के मेंबर रहे हैं, बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर थे और पीएमओ में भी वो बहुत बड़े पद पे थे। उन्होंने एक छोटे से इंटरव्यू में एक बात कही थी कि मोदी के किसी से भी जो रिलेशंस हैं वो प्रोफेशनल है। मोदी का इस धरती पे कोई मित्र नहीं और सभी मित्र हैं, पर मित्रता जहां भी है वो प्रोफेशनल है। काम से काम रखो, अपना काम करो, राष्ट्र की सेवा करो, राष्ट्र प्रथम के भाव से करो, इसके बाद व्यक्तिगत कुछ नहीं। अच्छा, न दोस्ती व्यक्तिगत, न दुश्मनी व्यक्तिगत। अपने परिवार का, उनका कोई सदस्य, 4-5 भाई हैं, भतीजे हैं, सब हैं। उनकी एक भतीजी, उनके उसके बारे में बड़ा फेमस था कि वो आज भी गुजरात में शिक्षा मित्र बन के अपना जीवन यापन कर रही है। उनके एक भाई जो है वो राशन की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। उनकी एक भतीजी जो है उसकी उपचार के बिना जो है मृत्यु हो गई। उपचार जो सरकारी अस्पताल में जितना होता था उतना हुआ, वो बहुत महंगा जो करोड़ों रुपए वाला उपचार था वो नहीं करा पाई। तो कई लोगों ने पूछा था कि आप कभी मोदी जी से मिलते हैं, या मोदी जी, उनके भाइयों से, उनके परिवार कुटुंब के लोगों से पूछा गया था। तो उन्होंने कहा था नहीं, हम कभी भी अपना कोई भी व्यक्तिगत कार्य लेकर कभी भी मोदी जी के पास नहीं जाते। अच्छा सर, एक चीज और बताऊं, ये जो परिवारवादी राजनीति के पोषक जो लोग हैं ना, और सर ये परिवारवादी राजनीति सिर्फ नेताओं के कारण नहीं है, उनके समर्थकों और वोटरों के कारण ज्यादा होती है। तो वो कहते हैं कि जो आदमी अपने परिवार का ही भला नहीं कर सकता वो देश का क्या भला करेगा, ऐसा एक कुतर्क देते हैं। बिल्कुल। और वो कहते हैं साहब कि भाजपा वालों को ना राज नहीं चलाना आता। मैंने पूछा, अच्छा राज चलाना किसको कहते हैं? मुलायम सिंह के परिवार की तरह कि अपने परिवार के 36 लोगों को एमएलए, एमपी, मिनिस्टर और कुछ नहीं तो बीडीसी और ब्लॉक प्रमुख, जिला प्रमुख, और मतलब वो नीचे से लेकर ऊपर तक जितने रिश्तेदार हैं, समधि तक, सबको बंदर बांट कर दिया और सब कुछ अपने परिवार में बांट दी जाए, इसी को आप लोग राज चलाना कहते हैं? तो भैया मोदी के परिवार में तो मोदी के अलावा कुछ है नहीं। और मैंने कहा ना, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। राष्ट्र के लिए जो कुछ होगा वो करेंगे। तो अब उसमें चाहे उनके लपेटे में अनिल अंबानी आ जाए, कल को कोई भी अंबानी या कोई भी व्यक्ति, मैं आप कोई भी आ सकता है। तो मोदी किसी के सगे नहीं है। राष्ट्र, वो व्यक्ति सिर्फ एक आदमी, एक का सगा है, राष्ट्र का और पार्टी का। मुझे वो दिन याद है जब उन्होंने कहा था, जब उनके ऊपर ये आरोप लगने लगे कि मोदी पार्टी से ऊपर हो गए, तो उन्होंने बड़ा इमोशनल होके, आई थिंक भाजपा मुख्यालय की बात है, कि पार्टी मेरी मां है। वो अडवाणी जी ने सेंट्रल हॉल में ये कह दिया था कि मोदी जी की कृपा से हम लोग इतने सालों बाद सत्ता में आ रहे हैं। जी। तो तब वो फपक पड़े थे।
और हाँ, उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है हाँ, और माँ की सेवा करना बेटे का फर्ज है। मैंने कोई एहसान नहीं किया है हाँ। और मेरी वजह से नहीं, कोटि-कोटि कार्यकर्ताओं और नेताओं की अथक परिश्रम और मेहनत की वजह से आज हम सत्ता में आए। तो सर मोदी के लिए मैंने कहा ना, राष्ट्र प्रथम और पार्टी प्रथम। अच्छा, एक चीज मैं एक बात और भी हमेशा कहता हूं कि मोदी को भगवान ना करे कोई ऐसा दिन चुनना पड़े जब पार्टी और राष्ट्र में से किसी एक को चुनना पड़ेगा ना, तब भी मोदी राष्ट्र को चुनेंगे सर। तब मुझे लगता है वो पार्टी को भी, पार्टी के हितों को भी तिलांजलि दे देंगे। राष्ट्र प्रथम है। और सर हम लोग जिस स्कूल ऑफ थॉट से निकल के आए हैं ना, हमें तो जिंदगी में एक ही शिक्षा दी गई है कि भैया ये सब कुछ तब है जब ये राष्ट्र है, इसलिए राष्ट्र ही सबसे ऊपर है। तो फिर उसमें सर क्या जगदीप धनखड़ और क्या अनिल अंबानी या कोई भी व्यक्ति, अगर आपने गलत किया है तो आपको उसकी सजा भुगतनी है, फिर वो चाहे आप जगदीप धनखड़ हो चाहे अनिल अंबानी हो। मोदी की तरफ से किसी किस्म की कोई किसी रियायत की उम्मीद मत कीजिए। जी। बाबा जी, जब सोनिया गांधी को नेशनल हेरल्ड केस में सम्मन जारी किए गए और उनसे 3 बार पूछताछ की गई, इंट्रोगेट किया गया, राहुल गांधी को समन भेजे गए और उनको इंट्रोगेट किया गया 5 बार, तो दिल्ली की सड़कों पर हमने बड़ा बवाल देखा था। इनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी पहुंच गए थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंच गए थे। मार ड्रामा चल रहा था, गिरफ्तारियां दी जा रही थी, टायर जलाए जा रहे थे सड़कों पर। ये कहा जा रहा था कि राजनीतिक बदले की भावना से ये सब कार्रवाई की जा रही है। इनको जवाब मिल गया होगा। अनिल अंबानी के यहाँ अगर 35 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, तो अनिल अंबानी से तो कोई राजनीतिक दुश्मनी नहीं है मोदी की, और इनसे भी कोई राजनीतिक दुश्मनी तो है नहीं। आपने अगर नेशनल हेरल्ड में 5,000 करोड़ का घपला घोटाला ना किया होता, यंग इंडियन कंपनी बना करके आपने अगर इसके नेशनल हेरल्ड के शेयर जो हैं वो ट्रांसफर ना किए होते, उन पर कब्जा ना किया होता, और देश भर में जो इसकी संपत्तियां थी उसका किराया अपने घर में ना रखा होता, तो आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। आप गड़बड़ी करोगे और ये चाहोगे कि हम कांग्रेस के प्रथम परिवार हैं और हमारे घर में तो 3-3 प्रधानमंत्री रह चुके, तो हमारे खिलाफ कौन समन जारी कर सकता है या कौन हमसे इंट्रोगेट कर सकता है, तब तो ये आपकी गलतफहमी है, नरेंद्र मोदी की थोड़ा है। सर ये तो इस परिवार का जो सबसे बड़ा सिंड्रोम है ना, जिससे ये ग्रस्त है ये पूरा परिवार, और सिर्फ यही नहीं, ये पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम इस गलतफहमी से ग्रस्त है कि ये देश इनकी बपौती है और इनको ही, सिर्फ और सिर्फ इनको ही इस देश पे राज करने का अधिकार है। सर वो, हालांकि वो भ्रम अब टूट जाना चाहिए। और पिछले 15 सालों में लोकतंत्र जितना मजबूत हुआ है और भारत का मतदाता जितना जागरूक हुआ है, जितना सशक्त हुआ है और जितना अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों के प्रति जो वो सचेत हुआ है, तो उससे सर इस प्रकार की झूठ की राजनीति करने वाले ये जितने भी लोग हैं, राहुल गांधी की पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ झूठ पे टिकी है। मतलब थूको और भाग लो, स्पिट एंड स्कूट। मैं वो उसको बोलता हूं कि वो बोफोर्स जो तोप थी उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो जैसे ही गोला दागती थी, जहां पे खड़ी होती थी वहां से भाग जाती थी, क्योंकि वहीं पे वापस वो ट्रैक करके उसकी ट्रेजेक्टरी वहीं पे गोला मार सकता है दुश्मन। तो उसको ऐसे डिजाइन किया गया था कि शूट एंड स्कूट। तो राहुल गांधी की रणनीति है राजनीति की कि झूठ बोलो, झूठे आरोप लगाओ और भाग जाओ। जब कोर्ट पकड़ ले तो सॉरी बोल के फिर अगला झूठ बोलो। और सर एक बात बताऊं, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उस पे
वो सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बहुत शानदार बात कही। एक कांग्रेसी चमचा जो है वो ये बोल रहा था कि हजारों करोड़ की संपत्ति नेहरू परिवार ने दान कर दी। सुधांशु त्रिवेदी ने एक बड़ी मजेदार बात पूछी कि पहले तो ये बताओ कि अंग्रेजों के जमाने में इस नेहरू परिवार, गांधी परिवार ने हजारों करोड़ की संपत्ति कमाई कैसे? हाँ, तो कहाँ अंग्रेजों से की बनाई? दलाली करके तो कमाई। तो वो चमचा बोला कि नहीं, वो स्वतंत्रता सेनानियों के मुकदमे लड़ते थे। बोला स्वतंत्रता सेनानियों के पास इतने पैसे होते थे क्या मुकदमे की वकील की फीस देने के कि 1000 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर ली? इस देश को लूट के ही तो वो संपत्ति बनी थी। कांग्रेस, तुम अंग्रेजों के पिट्ठू थे। और सर ये 5000 करोड़ का जो नेशनल हेराल्ड घोटाला है, इससे बड़ा, और ये तो सर ओपन एंड शट केस है। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारी जुडिशरी का, कि वो इतने क्लियर कट ओपन एंड शट केस में भी इस परिवार को आज तक जेल नहीं भेज पाए। और इन्हीं सारे जुडिशियल रिफॉर्म्स की लड़ाई तो ये सरकार, ये देश और मोदी जी लड़ रहे हैं। ये जो अभी भी ये उपराष्ट्रपति महोदय का जो इस्तीफा हुआ है, इसके तार भी तो अंततः जुडिशियल रिफॉर्म से ही जुड़ते हैं। बिल्कुल। तो सर ये परिवार, इन्होंने आज तक इस देश को लूटा है। अच्छा, दूसरी बात है, लूटने के बाद भी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं। हम इस देश को लूटेंगे पर हम अकाउंटेबल नहीं होंगे, कोई हमसे सवाल नहीं कर सकता। हम किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, न राष्ट्र के प्रति, न संसद के प्रति, न संविधान के प्रति। हमसे कोई पूछ नहीं सकता, परंतु इस देश को लूटने का हक सिर्फ हमको है। सर ये जो गलतफहमियां पाल के बैठे हैं ना ये लोग, सर ये गलतफहमियां अब दूर हो जानी चाहिए। और अनिल अंबानी भी नहीं बचेंगे सर, और गांधी परिवार या कोई भी व्यक्ति जिसने गलत काम किया है वो नहीं बचेगा। इससे बड़ा क्लियर कट मैसेज और कुछ हो ही नहीं सकता। इन्होंने बड़ा हल्ला मचाया था कि साहब विजय माल्या को भगा दिया, नीरव मोदी भाग गया, फलाना ढिमकाना भाग गया। किसके टाइम में उन्होंने लोन लिए थे? हजारों करोड़ रुपया किसके टाइम में लिया था? और उस समय कोई व्यवस्था थी या नहीं थी? बल्कि मोदी जी कभी कभी अपने भाषण में कहते हैं कि फोन बैंकिंग का काम चलता था उस समय। सेंट्रल मिनिस्टर जो है वो बैंकों के चेयरमैन को फोन करते थे कि फला को पैसों की जरूरत है लोन की, उनको लोन सैंक्शन कर दो, और हो जाता था। आज तो हालत ये है कि जो एनपीए था वो भी घट करके नीचे आ गया है। विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, इन सब पर शिकंजा कसा जा चुका है। अलग अलग देशों की अदालतों में मुकदमे अपने अंतिम दौर में हैं। नीरव मोदी का तो कभी भी सूचना मिल जाएगी कि ब्रिटेन ने उनको सौंप दिया है, और इत्तेफाक से इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन में है। वो ट्रेड डील पर साइन कर रहे हैं वहां पर प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ। तो इतनी बेशर्मी कहाँ से लाते हैं ये लोग कि सारे घपले, घोटाले, अनियमितताएं, गड़बड़ियां, भ्रष्टाचार इनके टाइम में हुआ, खुद इन्होंने भी किया, और मत्थे पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के ऊपर। सर मुझे वो विजय माल्या की बात याद आती है। एक दिन वो रो रहा था कि भैया 9-9.5 करोड़ की मेरी देनदारी थी, 14,000 करोड़ ये सरकार ऑलरेडी मेरे से वसूल चुकी है, अब तो मेरा पैसा छोड़ दो यार। दूसरी अब बात तो मुझे है, कम से कम जेल में मत भेजना अगर मैं आ जाऊं हाँ तो। आ जाऊंगा मैं। 14,500 करोड़ तो मुझसे वसूल चुके हो। मुझे एक चीज और याद आती है सर, पुराने जमाने में ये जो व्यवस्था इन कांग्रेसियों ने बनाई थी, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकों से इसी तरह 50-50 हजार करोड़ के लोन लेके जो है वो डकार जाया करती थी, और वसूली का कोई तंत्र ही नहीं था।
फिर मुझे याद है जब मोदी सरकार आई तो इन्होंने सर क्या किया कि उनकी सबकी बैंकरप्सी फाइल करा के उनकी संपत्तियां बेच बेच के जो है वो वसूली शुरू की। तो एक कंपनी होती थी भूषण स्टील और एक थी शायद एसआर, इन सब की भी ना ये 40-45 हजार करोड़ 50-55 हजार करोड़ की ना वसूलियां थी। तो जब उन कंपनियों को लगा कि यार ये तो हमारी पूरी की पूरी संपत्ति कुरुक करके हैं और ये सारा वसूल लेगा मोदी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए सर, हमारी आप कुर्की मत कीजिए, हम बैंकों का लोन चुका देते हैं। और उन्होंने वो सारे लोन चुका दिए। तो सर ये फोन पे अपने पसंदीदा लोगों को अनसिक्योर्ड लोन दिलाने की व्यवस्था तो इसी मौनी बाबा के कार्यकाल में ही तो सब कुछ हुआ था। एक चीज और सर, अभी आज से करीब एक हफ्ता पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें ये राहुल गांधी अपने किसी चमचे के साथ एक पीआर वीडियो बनवाई गई थी जिसमें वो कह रहा है कि हमारे देश में तो क्या है, किसी को 50,000 का लोन देते हैं, किसी को 10 लाख का देते हैं, किसी को 10 करोड़ का देते हैं। अब 10 करोड़ में कोई क्या बिजनेस खड़ा करेगा, कम से कम 25,000 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन चाहिए। मतलब 25,000 करोड़ का मतलब होता है $3 बिलियन। $3 बिलियन का अनसिक्योर्ड लोन वो मोदी सरकार से चाहता है एक कांग्रेसी चमचा, और बाकायदा राहुल गांधी के साथ खड़ा होके वो बयान दे रहा है। अगर आप ढूंढेंगे तो वो बहुत सारे दर्शकों ने वो वीडियो देखा होगा उसका, वो और वो कांग्रेसी खानदान का ही वो एक चश्मो चिराग है जिसके कांग्रेस से बहुत पुराने लिंक है। तो इस प्रकार के ये पीआर स्टंट्स करते हैं और आज भी इनका जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो यही तो इसी इंतजार में तो बैठा है कि कभी मेरे आका की फिर से सरकार आएगी तो हमको इसी तरह 3-3 बिलियन के अनसिक्योर्ड लोन बैंकों से मिल जाया करेंगे और उनके उस पैसे से हम ऐश किया करेंगे, लौटाने तो वो है नहीं। तो सर ये व्यवस्थाएं जब नहीं चल पा रही हैं तभी तो इनको दर्द हो रहा है इतना। बिल्कुल। मैं जिस राणा कपूर की और वो 2 करोड़ की पेंटिंग की चर्चा कर रहा था, मैं जी जी दर्शकों को जरा दिखा दूं। ये देखिए, हेडलाइन देखिए, आज तक के पोर्टल पर ये खबर पड़ी हुई है। प्रियंका गांधी से 2 करोड़ में मजबूरी में खरीदी एमएफ हुसैन की पेंटिंग, ईडी की चार्जशीट में राणा कपूर ने किया दावा। यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुरली देवड़ा के कहने पर उन्होंने प्रियंका गांधी से मजबूरी में 2 करोड़ की पेंटिंग खरीदी थी। और इसका डिटेल ये है। राणा कपूर ने ईडी के सामने कई दावे किए। ने ईडी को बताया तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने उनसे कहा था कि अगर वो एमएफ हुसैन की पेंटिंग नहीं खरीदेंगे तो उन्हें गांधी परिवार के साथ संबंध बनाने में दिक्कत होगी, साथ ही उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी नहीं मिल पाएगा। ये जो 2 करोड़ रुपए में पेंटिंग वेंटिंग बेची इन्होंने जबरन यश राणा कपूर को, इस ईडी ने इसमें कार्रवाई की थी। और मेरी शिकायत तो कई मामलों में मोदी जी और उनकी सरकार से भी रहती है कि ये इतने नरम क्यों रहते हैं इस गांधी परिवार पर। अगर इतना बड़ा आरोप लगा था प्रियंका गांधी वाड्रा पर कि मुरली देवड़ा के जरिए राणा कपूर से संपर्क स्थापित किया गया, 2 करोड़ में पेंटिंग बेची गई जो एमएफ हुसैन ने गांधी परिवार को दी थी, संभवतः वो राजीव गांधी की पेंटिंग थी। तो राजीव अपने पिता की पेंटिंग इन्होंने बेची, 2 करोड़ में बेची, जबरन बेची, धमकी दे करके बेची। और वो 2 करोड़ फिर कहाँ यूज किए? बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो शिमला के पास जो घर बना है संभवतः उसमें निवेश किया गया, लेकिन उसकी कोई पुष्टि नहीं है, कोई खंडन भी इनकी तरफ से नहीं आया। लेकिन ये तो सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग का मामला था बाबा जी। सर वो असल में होता पता है क्या ना कि ऐसे आरोपों को कोर्ट में प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनके कोई प्रूफ तो होते नहीं है।
तो सरकारें मुझे लगता है इन मामलों में थोड़ी लाचार हो जाती हैं कि ऐसे बहुत सारे केसेस को परसू सिर्फ इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि कोई कोर्ट में ठहरने लायक एविडेंस नहीं होते। भ्रष्टाचार के केसेस को कोर्ट में प्रूव करना इसीलिए पहले बहुत मुश्किल होता था। ये तो जब से मनी ट्रेल मिलने लग गई ना, ईडी, आज ईडी की जो सक्सेस रेट है वो इतनी हाई इसलिए है कि जब से ये डिजिटल ट्रांजैक्शन होने लग गई और ये पूरा का पूरा, और उसमें जब एआई की मदद लेने लगी एजेंसीज, तो अब क्या है कि मनी ट्रेल पकड़ लेती हैं। पुराने जमाने के जितने भी ट्रांजैक्शन थे उसमें मनी ट्रेल पकड़ में नहीं आती, और जब तक मनी ट्रेल पकड़ में नहीं आती, अभी आप देखिए ना कि दिल्ली में जो शराब घोटाला है उसमें केजरीवाल और इसका पूरा गिरोह एक ही शब्द बार बार कहता है, हमारे पास से कोई कैश नहीं बरामद हुआ, हमारे पास से कोई कैश नहीं पकड़ा गया, कैश नहीं पकड़ा गया। तो बात यह कि जबकि कैश तो उन्होंने वो सारा गोवा के चुनाव में खर्च कर दिया था, पर इसके बावजूद ईडी ने वो मनी ट्रेल सिद्ध कर दी। तो सर बहुत सारे केसेस में जैसे यही जोग है कि भाई 2 करोड़ में दबाव देके पेंटिंग खरीदवाई गई, वो मनी ट्रेल या ईडी के पास इतने प्रूफ नहीं जुटा पाने की वो होगी कि उसको कोर्ट में इस परिवार को सजा दिलाई जा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका जुड़ने के लिए और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। जय श्री राम। प्रणाम। नमस्कार। जय श्री राम।